मैंने कई साल एबीसी, सीबीएस जैसी मुख्यधारा मीडिया में काम किया और फिर 7 अक्टूबर की घटना हुई। 1930 के दशक का जर्मनी मेरे दरवाजे आ गया। कुछ लोग थे, आप जानते हैं, जो ऐसी चीजें पोस्ट कर रहे थे कि यहूदी कीड़े मकोड़े और तिलचट्टे हैं। प्रचार इतना बुरा होने लगा था, ये दक्षिण पंथ में भी घुसपैठ करने लगा। हम इस हफ्ते कूफी यानी क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल के सम्मेलन में हैं और मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला है अब तक मिले सबसे दिलचस्प और आकर्षक लोगों में से एक। मेरी दोस्त स्टेला एस्कोबेडो एमी अवार्ड विजेता पत्रकार और स्टेला न्यूज की संस्थापक हैं। स्टेला, आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपके साथ होने के लिए खुद को और भी ज्यादा खुशकिस्मत मानती हूँ। नहीं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आपको अपनी दोस्त कह सकती हूँ। हर बार जब भी मैं आपको देखती हूँ वो हमेशा किसी शानदार इवेंट में होता है, लेकिन कूफी से बेहतर कोई इवेंट नहीं हो सकता, तो इसके लिए धन्यवाद। देखो सारा, मुझे लगता है कि भले ही हम एक दूसरे को बहुत समय से नहीं जानते, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद हम एक समुदाय बन गए हैं। हाँ, हम एक ऐसे समुदाय बन गए हैं जो सिर्फ सच के लिए लड़ने वाले एक्टिविस्ट्स का है। हाँ, और मुझे लगता है कि आपकी यात्रा बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि आप मूल रूप से सोवियत संघ से एक शरणार्थी हैं, या उस समय के सोवियत संघ से, जिन्होंने अमेरिकी सपने को साकार किया, पत्रकार बनी और फिर अपने ही पेशे में वे सारी चीजें देखने लगी जिनसे आपके परिवार को भागना पड़ा था। कृपया हमें उस यात्रा के बारे में विस्तार से बताइए। सिर्फ मेरे पेशे में नहीं, हमारे और आपके देश अमेरिका में भी। आप जानती हैं, मैं एक सोवियत शरणार्थी हूँ जो उज़्बेकिस्तान में पैदा हुई थी। और मुझे बताया गया था कि आप जानती हैं अमेरिका अवसरों की भूमि है, जो कि सच है। लेकिन यहाँ एक यहूदी के रूप में आने पर मुझे ये भी बताया गया था कि अमेरिका में यहूदी विरोध, यहूदी घृणा जैसी कोई चीज नहीं है। आप जानती थी कि आप एक यहूदी हैं? मुझे पता था कि मैं पूर्व सोवियत संघ में एक यहूदी के रूप में रह रही हूँ। आप जानती थी कि आप यहूदी हैं? मुझे पता था कि मैं भी यहूदी हूँ और मुझे अपनी यहूदी पहचान पर गर्व था। हमने शब्बात या त्योहार कभी नहीं मनाए। मेरे पिता ने बताया, जब वे बड़े हो रहे थे तब पासओवर मनाना अपराध था। वे तकिए के कवर में मज्जा लेकर छुपकर मनाते थे। सही है। तो हमें पता था कि हम यहूदी हैं, लेकिन हमें इसके पीछे का मतलब नहीं पता था। आप यहूदी हैं और बस ज़ायनिज़्म जैसी कोई चीज़ भी नहीं थी। मतलब या तो आप यहूदी थे या आप यहूदी नहीं थे, बस इतना ही था। फिर हम संयुक्त राज्य अमेरिका आ गए और मैं यहाँ बड़ी हो रही हूँ और मुझे कोई यहूदी विरोधी भावना महसूस नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं, जैसे मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। और फिर 7 अक्टूबर की घटना होती है और मैं मीडिया में हूँ, आप जानते हैं। तुम क्या कर रही हो? नमस्ते। मैंने मुख्यधारा के मीडिया में कई साल काम किया, एबीसी, सीबीएस और लोकल न्यूज़ के साथ। तुम्हारी बीट क्या थी? तुम्हारी बीट लोकल न्यूज थी। मेरी बीट लोकल न्यूज़ थी, फिर न्यूज़ एंकर बन गई, मॉर्निंग शो, इवनिंग न्यूज़। मुझे वैसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। और फिर 7 अक्टूबर हो जाता है। मैं एक न्यूज़ आउटलेट में एंकर हूँ, आप जानते हैं, एक संगठन में। और सब कुछ ठीक था और वे बहुत सहायक थे। और फिर यहूदी विरोधी भावना मेरे दरवाजे तक आ गई। क्या आप इस बारे में विस्तार से बताना चाहेंगी? हाँ, वे सहायक हैं। दूसरे शब्दों में, हर कोई देख रहा है, कत्लेआम होते हुए देख रहा है। आप इससे नकार नहीं सकते। आप इससे नकार नहीं सकते। लोग क्या कह रहे हैं? हे भगवान स्टेला, ये बहुत भयानक है। बहुत कुछ हो रहा था। जैसे ही वो हुआ, हमारे कॉलेज कैंपस में संगठित विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हम समझ नहीं पा रहे थे। टेंट लगे थे, वही टेंट। आपने वही झंडे और पोस्टर देखे। ये स्वतः स्फूर्त नहीं था। और क्या आप इसकी रिपोर्टिंग कर रही थी? मैं इसकी रिपोर्टिंग और लोगों का इंटरव्यू कर रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है। प्रोपेगेंडा बहुत तेजी से फैल रहा था। ये स्वतः स्फूर्त नहीं था। ऐसा लग रहा था, ओ भगवान, हमें तो ये भी नहीं पता था कि नोवा म्यूजिक फेस्टिवल से या उनके घरों से कितने लोगों को अगवा किया गया था। हमें ये भी नहीं पता था कि कितने लोग मारे गए थे। जो आपको दिखाता है कि ये सब पहले से तय और योजनाबद्ध था। हम अमेरिकी मीडिया में ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है, हमारे कॉलेज कैंपस में हम क्या देख रहे हैं। ये स्वतः स्फूर्त नहीं है। जो लोग सालों से इसे कवर कर रहे थे, वे बोले सब खरीदा गया है। ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कतर का प्रभाव है। ये मिडिल ईस्टर्न स्टडीज इन्हीं विश्वविद्यालयों में शामिल की गईं और हमारी युवा पीढ़ी का ब्रेन वॉश हो गया। फिर हमने कॉलेज कैंपस में यहूदी छात्रों को परेशान होते देखा। मैं इनकी रिपोर्टिंग कर रही थी। और मैं आपको पीछे ले जाना चाहती हूँ।
क्या आपको 7 अक्टूबर से पहले इनमें से कुछ भी महसूस नहीं हुआ था? आपने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया? नहीं, इज़राइल को लेकर कोई पक्षपात, आप स्थानीय मीडिया में थी। मुझे लगता है क्या आपने पहले कभी पक्षपात महसूस किया? आपने अलग-अलग चीजों पर पक्षपात महसूस किया। जैसे जब राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव लड़ना शुरू किया, उन्होंने 2015 में जब वे राष्ट्रपति नहीं बने थे, तब वे बार-बार फेक न्यूज़ कहते थे। सही है। उस समय मैं मुख्यधारा मीडिया में थी और राष्ट्रपति के प्रति पक्षपात देखा। ऐसा लगा वे कुछ भी सही नहीं कर सकते थे। क्या आपने उनके फेक न्यूज़ बयान पर यकीन किया? मुझे पता था, मेरी आंखें इस पर खुल गई थी। मैं सोचती थी वो बार-बार इसके बारे में क्यों बात करते हैं? वो क्यों कर रहे हैं? और मैं इन नई बातों के बीच रह रही थी, आप जानती हैं, वो इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? और मैंने ये देखा, उस समय मैं ट्यूसन एरिज़ोना में काम कर रही थी और वहाँ उनकी एक रैली थी, वो आए और वहाँ उनके बहुत सारे समर्थक थे। फिर मीडिया जिसमें मैं काम कर रही थी ने पूरे कार्यक्रम को उनके खिलाफ मोड़ दिया। ये ट्रंप समर्थक थे जिन्होंने, आप जानती हैं, इन लोगों के साथ झगड़ा शुरू किया था और उसी में आप जानती हैं ऑफिसर ब्रैंडन टेटम, हाँ, वो ट्यूसन एरिज़ोना में एक ऑफिसर थे। उस समय हम दोस्त थे, दिलचस्प है, और वो वहाँ थे, वो मौके पर मौजूद थे। तब उन्होंने इंटरनेट पर अपनी बात रखना शुरू किया। मैंने कहा, मैंने वो इवेंट कवर किया था, मैं वहाँ थी। तो आपने ट्रंप के खिलाफ मीडिया का पक्षपात दिखा। ट्रंप 100%, इजराइल नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, वो कुछ भी नहीं कर पाए। यहाँ तक कि जब अब्राहम समझौते की बात आई, उन्हें उसमें भी शामिल नहीं किया गया, उन्हें उसका भी श्रेय नहीं दिया गया, वो नहीं कर सके। यहाँ तक कि वो भी नहीं कर सके, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। ठीक है, तो वे लोग ट्रंप के इतने खिलाफ थे, आप जानते हैं। तो आपने वहां पक्षपात देखा। हाँ, 7 अक्टूबर के बाद लोग हैरान थे। आप जानना चाहती हैं कि कैंपसों में क्या हो रहा है? किस मोड़ पर आपको स्टेला एहसास होता है कि मीडिया में कुछ गड़बड़ है? मैं हमेशा से सोशल मीडिया पे थी क्योंकि मुझे पता था कि ये सबसे ताकतवर माध्यम है। मेरे पास माइक्रोफोन और कुछ फॉलोअर्स भी थे और मैंने कहना शुरू किया, देखिए, मैं स्टेला हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं कई सालों से ये कर रही हूँ। ये प्रदर्शन, अगर आप एक पत्रकार हैं और ये देख रही हैं, तो आप इन प्रदर्शनकारियों से सवाल क्यों नहीं पूछ रही हैं? फ्रॉम द रिवर टू द सी का क्या मतलब है? कौन सा नदी, कौन सा समुद्र, हम किस बारे में बात कर रहे हैं? और वे नरसंहार और रंगभेद के नारे लगा रहे थे, वे लोग चिल्ला रहे थे, वे कह रहे थे कि ये एक खुली हवा की जेल है, ऐसी बहुत सी बातें। तो मैंने अपने सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें डालना शुरू कर दिया। इसी तरह मेरी वीडियोस वायरल होने लगी। हाँ, फिर मैंने देखा कि मुख्यधारा मीडिया में क्या हो रहा था, कैसे एसोसिएटेड प्रेस, जो खबरों का गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसकी खबरें स्थानीय न्यूज़ रूम्स तक पहुंचती हैं। इसी तरह हमें खबरें मिलती हैं। और उन्होंने तुरंत ही गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का हवाला देना शुरू कर दिया। मुझे पता है कि मैं अपनी ही जैसी सोच रखने वालों से बात कर रही हूँ, हमारे लोग ये जानते हैं। हाँ, गाजा, और फिर मुझे लगा गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय हमास द्वारा चलाया जाता है, तो ये सारी मीडिया संस्थाएं यही रिपोर्ट कर रही थी, आतंकवादी आंकड़े, आतंकवादी आंकड़े। मैंने कहा, इसे हमास द्वारा चलाया जाने वाला गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय कहना चाहिए। हम आंकड़े सत्यापित नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, मुझे देखो। दिलचस्प बात यह है, हाँ, वे लोग कहते रहे कि ईरानी नरसंहार के साथ बिल्कुल। जब इस्लामिक रिपब्लिक ने 42,000 या 50,000 लोगों को मारा, लोग बोले आंकड़ों की पुष्टि नहीं कर सकते। गाजा के लिए ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कभी गाजा के लिए ऐसा नहीं कहा। आप जानते हैं, आपने वाकई एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। भगवान के लिए उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा, अब उन्हें कहना चाहिए था। और भी कई चीजें थी जो एसोसिएटेड प्रेस ने की। उन्होंने कहा कि हम हमास को आतंकवादी नहीं कहेंगे, हम उन्हें उग्रवादी कहेंगे। उग्रवादी? कौन से उग्रवादी अंदर जाकर लोगों के साथ बलात्कार और इतनी भयानक चीजें करते हैं? उन्होंने सच्चाई को बदलने की कोशिश की, इसलिए मैं इसका विरोध कर रही थी। मैं न्यूज़ रूम में थी। तो आप अपने न्यूज रूम में अपना रोज का काम कर रही थी। हाँ। और फिर ये सब बाकी चीजें सोशल मीडिया पर कर रही थी। हाँ, किस मोड़ पर ये टकराव हुआ? कुछ साल बाद जब यहूदी विरोधी प्रचार इतना बुरा हो गया, तब ये दक्षिण पंथ में भी घुसपैठ करने लगा। हाँ, और इसने विभाजन शुरू कर दिया, क्योंकि आप उसमें थे। रूढ़िवादी समाचार मीडिया। तो दूसरे शब्दों में हाँ, कुछ समय के लिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं था, किसी को भी इस बात से परेशानी नहीं थी कि आप सोशल मीडिया पे जो कर रही थी वही कर रही थी, नहीं, क्योंकि आप कंजर्वेटिव मीडिया में थी। सही है, और वे पारंपरिक रूप से इजराइल के पक्ष में थे। और फिर अचानक राइट विंग में बंटवारा होने लगा। और ये कब शुरू हुआ? आप जानती हैं, शायद 1-1.5 साल पहले की बात है। तभी से लगा, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है। स्टेशन पर लोगों को रखा गया था। और आप जानती हैं, 1930 के दशक की जर्मनी मेरे दरवाजे पर आ गई थी। और उसी तरह आप जानती हैं, वहाँ कुछ लोग थे जो ऐसी बातें पोस्ट कर रहे थे, आप जानती हैं, कि यहूदी कीड़े मकोड़े और तिलचट्टे हैं। तो अब बात ना इजराइल की थी ना गाजा की। वे यहूदी बन गए।
तो आप जानती हैं, बात हमेशा यहूदियों की थी, हम जानते हैं। लेकिन अब इसमें कोई शर्म नहीं है। नहीं, अब तो ऐसा है, हाँ, आप सही कह रही हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब आप किसी भी समूह के लोगों को राक्षस की तरह पेश करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, बिल्कुल, जब आप उन्हें तिलचट्टों और घिनौने कीड़े-मकोड़ों दिखाते हैं, तो तिलचट्टे को मारना सही लगता है। 1930 के दशक का जर्मनी, तो अमानवीकरण। 1930 के दशक में जर्मनी मेरे दरवाजे पर आ गया, तो आप उसी के साथ काम कर रहे हैं। लोग जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, मैं इसे प्रबंधन तक ले जाती हूँ। इसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता जितना मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ रूम में भी फैल रहा था। मैंने एक समझदार पत्रकार और नैतिक इंसान के रूप में तय किया कि वहाँ दोबारा काम नहीं करूँगी। तो मुझे ये साफ साफ समझने दो स्टेला, तुम एक रूढ़िवादी न्यूज आउटलेट में लोगों के साथ काम कर रही हो। वे इजराइल, फिलिस्तीन या रिवर टू द सी की बातें नहीं कर रहे, बल्कि यहूदियों को कीड़े मकोड़े और तिलचट्टे कह रहे हैं। हर कोई नहीं, ये कुछ खास लोगों तक सीमित था। लेकिन कुछ लोग थे, वो एक खास व्यक्ति था, और उन्होंने कहा, आप जानते हैं, और उस व्यक्ति को आखिरकार निकाल दिया गया। लेकिन ऐसा हुआ था। पर जब आप शिकायत करने गई थी, मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत गंभीरता से लिया गया था। भले ही उस व्यक्ति को हटा दिया गया था, मुझे लगा कि वहाँ कोई असली नैतिक स्पष्टता नहीं थी। मुझे लगा जैसे 1930 के दशक का जर्मनी फिर से मेरे दरवाजे पर आ गया। और मैं ये काम बहुत लंबे समय से कर रही हूँ, ऐसे न्यूज़ रूम में रहने के लिए, जो मुझे अब जहरीला लगता है। ठीक है? ये बहुत आम था। मेरा मतलब है, इस व्यक्ति को छोड़ भी दे तो कीड़ा मकोड़ा और तिलचट्टा जैसी भाषा इस्तेमाल हो रही थी। बाकी लोग क्या कर रहे थे? इशारा कर रहे थे। बस आप जानती हैं। माहौल दुश्मनी भरा और मिला-जुला था। अच्छा मिश्रण था, लेकिन ये सब हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पीछे छुपा रहता है। हम ऐसा न्यूज़ रूम है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। हाँ, मैंने कहा किस लिए? ताकि लोगों को मेरे बच्चों को खुलकर परेशान करने की छूट मिल जाए? नहीं, मेरे लिए ये और भी अहम था। ये किस लिए है? ताकि अब इस नेटवर्क को एक ऐसे व्यक्ति के लिए जाना जाए जो ऐसा मानता है, ताकि मेरे बच्चों को इसकी कीमत चुकानी पड़े। हाँ, क्योंकि वे तिलचट्टे हैं और कीड़े-मकोड़े हैं। हाँ, मेरे लिए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो इस मीडिया में काफ़ी समय से है, एक पत्रकार के रूप में जिसकी ईमानदारी और नैतिक स्पष्टता है और जिसमें इतनी समझ है कि वो ये बात समझ सके, मुझे जो करना है उसे जारी रखने के लिए मुझे उस आउटलेट की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके पास पहले से ही बड़ी फॉलोइंग थी। मेरी बड़ी फॉलोइंग है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पास लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन मैं लाखों लोगों तक पहुंच रही हूँ। आप वहाँ पहुँच जाएंगे, मैं भी पहुँच रही हूँ और मेरे पास नैतिक स्पष्टता है। मुझे पता है कि मैं जिस पर रिपोर्ट कर रही हूँ, वो सिर्फ सच नहीं है। लोग पूछेंगे, किसका सच? वो हकीकत है। हाँ, मैं हकीकत पर रिपोर्ट कर रही हूँ। असल में क्या हो रहा है? अगर इससे आपकी भावनाएं आहत होती हैं, तो ये आपकी समस्या है। प्रॉब्लम। स्टेला, हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि चीजें बेहतर होने से पहले और भी खराब होती हैं, और मुझे नहीं पता कि सबसे बुरा वक्त आ चुका है या अभी और आना बाकी है, क्योंकि सब बहुत अजीब लग रहा है। ऑस्कर, मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरी सबसे अच्छी दोस्त सिगी फ्लिकर के पिता मोर्देहाई मोर्देचाई पाल्डियल बहुत बुद्धिमान है। उन्होंने कई साल यद वशम में राइचेस जेंटाइल के साथ काम किया और मुझे उनसे बातें करना अच्छा लगता है। मैं पूछती हूँ, हुर्देचाई, हम क्या देख रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, वो हमेशा कहते हैं कि यहूदी विरोधी भावना कैंसर की तरह है जो हमेशा रहती है। ये बस अपना बुरा चेहरा दिखा देती है। हम ऐसे समय में हैं जहां यहूदियों को हर बात के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। आपका टॉयलेट खराब है, यहूदियों को दोष दो, यही दोषारोपण है। आपको नौकरी नहीं मिली। आपको नहीं मिली, दोष यहूदियों पर डाल दो। इन्हें बलि का बकरा बनाना कितना आसान है ना? और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी से बचने के लिए। हाँ, और आपके सवाल का जवाब दूं तो क्या ये बेहतर हो रहा है? आप जानती हैं, डेमोक्रेट पार्टी, जिसे डेमोक्रेट सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका नियंत्रित कर रहे हैं, असल में समाजवादी नहीं बल्कि इस्लामो मार्क्सवादी हैं। हाँ, वे हार रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी अंदर से खत्म हो रही है। कंजर्वेटिव आंदोलन पलटकर मुकाबला कर रहा है, ये खुद से भी लड़ रहा है, ये सच है, फिर भी पूरी कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं, शानदार विक्टर डेविस हैंसन, जिन्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ, मैं उन्हें देखना बहुत पसंद करती हूँ, उन्होंने कहा, इज़राइल और यहूदी से नफरत होती है क्योंकि इज़राइल सालों से प्रतिष्ठान का हिस्सा रहा है। जैसे आप जानती हैं, हर कोई इज़राइल का समर्थन करता है, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स, आप जानती हैं। मुझे लगता है कोविड के बाद लोगों ने प्रतिष्ठान पर भरोसा खो दिया है। अब इज़राइल भी इसका हिस्सा है।
वो सत्ता प्रतिष्ठान बन गया। वो सत्ता प्रतिष्ठान बन गया। तो अब हम नफरत करते हैं, हम इजराइल से नफरत करते हैं, लेकिन मुझे जो बात सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि इजराइल से नफरत इसलिए नहीं की जाती क्योंकि वो हार गया, उससे नफरत इसलिए की जाती है क्योंकि वो जीत गया। हाँ, और क्योंकि जानते हो क्या, इजराइल को हमेशा एक ऐसे देश के रूप में देखा गया था, ये छोटा सा नन्हा सा देश जो खुद की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है और उसके चारों तरफ दुश्मन है, और अब ये एक ताकतवर देश बन गया है। तो अब ये पीड़ित नहीं है, अब ये पीड़ित नहीं है। यहाँ लोग पीड़ित होने का महिमा मंडन कर रहे हैं। हाँ, ये एक पहचान बन गई है ना, मेरा मतलब है। हाँ, फिलिस्तीनियों से बढ़कर कोई पीड़ित नहीं। शोषक बनाम शोषित, हाँ यही है। और आप इसे मीडिया में देखते हैं, क्या आप देखते हैं कि मीडिया के पास असल में एक एजेंडा है और वे उसी एजेंडा में फिट होने वाले तथ्यों को चुनते हैं? मीडिया की समस्या है कि आप सबको एक साथ नहीं रख सकते और ये नहीं कह सकते कि मीडिया का एक ही एजेंडा है। ये सब हमारी यूनिवर्सिटीज में शुरू हो रहा है, जहाँ युवा छात्र हैं। जब मैं यूएससी यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया गई थी तो मैंने ये सब नहीं देखा था। और वैसे जब ये सब हो रहा था, विरोध प्रदर्शन वगैरह, यूएससी ने सच में अपने कॉलेज कैंपस में इसकी इजाजत नहीं दी थी, जो कि बहुत अच्छा था। लेकिन देखिए, आपके पास ये सारे लोग हैं जो पत्रकारिता स्कूल या फिर शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं और वे एक्टिविस्ट बनकर बाहर आ रहे हैं। वो असल में अपने क्षेत्र के प्रोफेशनल्स नहीं हैं, वो एक्टिविस्ट हैं, और वो इन न्यूज़ रूम्स में जा रहे हैं और उनका एक एजेंडा है। और आप जानती हैं, केयर, अमेरिका का सबसे बड़ा इस्लामिक संगठन, उनके पास एक योजना है। उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निहाद अवाद वो स्टेज पर थे, मेरी बात मत मानिए, ये वीडियो में है। उन्होंने कहा, हमें कांग्रेस और मीडिया के गलियारों में होना चाहिए क्योंकि इस्लामोफोबिया है। क्या उन्होंने अभी ये नहीं किया? क्या उन्हें अभी सैंक्शन और अपराधी घोषित नहीं किया गया? कुछ अमेरिकी राज्यों में उन्हें आतंकवादी संगठन माना जाता है, लेकिन पूरे अमेरिका में नहीं। और कुछ विधायक हैं जो इसे सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, जोड़ रहे हैं। आप जानती हैं, उनके कुछ वित्तीय मामले ठीक नहीं हैं, कथित तौर पर कई बातें हैं, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। केयर एक छोटी संस्था थी जो अमेरिका के सबसे बड़े हमास आतंक वित्तपोषण मामले में ऐसा सहसाजिश करता जिस पर आरोप तय नहीं किए गए थी, ओबामा के कार्यकाल में भी। उनके अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर ने उस पर रोक लगा दी और फिर केयर आज जो है वो बन गई। वाह, हाँ, केयर के कई नेता, कार्यकारी निदेशक इन प्रदर्शनों के दौरान कॉलेज कैंपस में थे। वे वही लोग हैं और वे सब खुलकर बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं छुपा रहे। आप जानते हैं, जितने कट्टरपंथी आप हैं, डीएसए के लिए उतना अच्छा है। न्यूयॉर्क डेमोक्रेट प्राइमरी चुनावों में फिलिस्तीन जीत गया, वो बैलेट पर था। जितने ज्यादा कट्टरपंथी आप थे, जितने ज्यादा इजराइल विरोधी आप थे, आप जीत गए। यही हो रहा है। क्या आपको लगता है कि डीएसए डेमोक्रेटिक पार्टी को गिरा देगा, या डेमोक्रेटिक पार्टी किसी ना किसी समय थोड़ा साहस दिखाएगी और उन्हें बाहर निकाल देगी? आप जानती हैं, ये अच्छा सवाल है। उन्हें खुद में थोड़ा साहस लाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि डीएसए असल में युवा वोट को अपनी ओर खींच रहा है। सिर्फ युवा वोट ही नहीं, वे डेमोक्रेट्स को और भी ज्यादा वामपंथ की ओर खींच रहे हैं। हाँ, तो आपके पास कमला हैरिस हैं, जिन्होंने मूल रूप से मंडामी को बुलाया क्योंकि वो फिर से चुनाव लड़ना चाहती हैं। आप जानती हैं, उन्हें करना चाहिए। हाँ, ये रिपब्लिकन को जिताने का सबसे अच्छा तरीका है। Best way of the Republicans winning. लेकिन वे डेमोक्रेट्स को और वामपंथ की ओर खींच रहे हैं। जब तक वे विरोध नहीं करेंगे, पार्टी खो देंगे। कम्युनिस्टों और इस्लामो मार्क्सिस्टों के हाथों इस्लामिस्ट्स उन्हें पूरी तरह निगल जाएंगे। और जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि आपने एक दमनकारी शासन में कैसे परवरिश पाई, तो आपको क्या पता है जो उन्हें नहीं पता? वो कम्युनिज्म कुछ भी फ्री नहीं। हाँ, मेरा मतलब है, मेरे माता पिता कहानियां सुनाते हैं। जब मैं वहां से गई थी तब मैं छोटी थी, लेकिन मैं कम्युनिज्म के तहत पैदा हुई थी। हाँ, और मेरी मम्मी कहती हैं, आप जानती हैं, वो ये देख रही हैं और वो हंसती हैं। वो कहती हैं, क्या ये लोग सच में मानते हैं कि ये काम करता है? वो कहती हैं, सबकी सालवी बराबर थी। मेरी नानी के 10 बच्चे थे, मेरी मम्मी की मम्मी। मैंने पूछा, मम्मी पैसे नहीं थे तो चीजें कैसे खरीदते थे? होटल में काम करने वाला कंबल तकिया चुराता था, आप उनसे खरीद लेते थे। यही होता था, इसमें कोई जीत नहीं। लोग बेचने को चोरी कर रहे हैं। आप ब्रेड के लिए लाइन में खड़े हैं, ये जानते हुए कि शायद आपको ना मिले क्योंकि ब्रेड खत्म हो रही है। और ये बच्चे बस विशेषाधिकार प्राप्त हैं। उन्हें पता ही नहीं है। वास्तव में समझें, क्योंकि वे लोकतंत्र में हैं, उन्हें सच में समझ नहीं आता कि क्या जब आजादियां छीन ली जाती हैं तो क्या होता है, क्योंकि वे लोकतंत्र में रहते हैं, जिससे उन्हें विरोध और कुछ भी करने की आजादी मिलती है। दुख है कि वे इतने ब्रेन वॉश हो गए हैं। लेकिन स्टेला, ब्रेन वॉशिंग बाहरी दुर्भावनापूर्ण प्रभाव से आ रही है। हमें अभी पैसे का पता लगाना है।
हमारे पास हाउस से पास हुए बिल हैं जो सेनेट में इंतजार कर रहे हैं, जैसे ट्रेस एक्ट, डिटरेंट एक्ट। उनमें से एक मूल रूप से आप जानती हैं उस फंडिंग का पता लगाना है जो यूनिवर्सिटीज में आ रही हैं। आप जानती हैं विदेशी, आप जानती हैं विरोधियों से, चाहे वो सीसीपी हो चाहे कतर हो। और दूसरा वाला किंडरगार्टन से 12वीं तक के लिए है। ये अभी भी सेनेट में अटका है। हमारे पास पर्याप्त वोट हैं। कोई कानून निर्माता हमें इससे क्यों नहीं बचाना चाहता, यही मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मेरा मतलब है हम क्यों किसी स्वार्थ को अंदर आने देना चाहेंगे। मेरा मतलब है हाँ, लेकिन नेताओं को भी खरीदा जा रहा है। मैं बताती हूँ आपको। हाँ, मैं लोगों को बताती हूँ कि अब आपको यूके की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। न्यूयॉर्क को देखो, न्यूयॉर्क को देखो। देखो न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है। लोग समझते हैं कि ये सचमुच एक सभ्यतागत संघर्ष है। मुझे लगता है अब ज्यादा अमेरिकन इसे समझ रहे हैं। कूफी जैसी संस्था वाकई कमाल है, जहां क्रिश्चियन जूइश अलायंस है, भगवान का शुक्र है। जो यहूदी ईसाई मूल्यों को समझते हैं और जो समझते हैं कि इस्लामो मार्क्सिज्म अमेरिका का हिस्सा नहीं है। ये मेल नहीं खाता, ये काम नहीं करता। हाँ, और वे बस अमेरिका को ढहा देना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, फ्लोर, आप संयुक्त राज्य अमेरिका को बमों से नहीं गिरा सकते। नहीं, आप नहीं कजोर से। इजराइल के साथ भी यही है, लेकिन आपको हमें एक नमूना लेना होगा। बिल्कुल सही। तो वे हमें अंदर से खा रहे हैं। हम अपनी डेमोक्रेट पार्टी को बांट रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है। हम रिपब्लिकन पार्टी को भी बांट रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं मुकाबला करने की। मीडिया में मेरी जैसी आवाजें धीरे धीरे लोगों को जगाने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि मुझे लगता है जब आप किसी के गले में जबरदस्ती कुछ ठूंसते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। आपको सच में लोगों की आंखें खोलने की कोशिश करनी होती है। तो मैं यही करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि आप बहुत शानदार काम कर रही हैं। धन्यवाद स्टेला। सच कहूं तो मुझे पता है ये मुश्किल और बड़ी चुनौती रही है जिसे आपने खुद किया है और अपने दम पर कुछ बनाया है। धन्यवाद। और बस सच बोलते रहना। यही है अमेरिकन ड्रीम। यही है अमेरिकन ड्रीम। आप इस देश में सिर्फ एक सपना लेकर आ सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। मैं कुछ भी बन सकती हूँ, बस अमेरिका की राष्ट्रपति नहीं। आप इजराइल की राष्ट्रपति बन सकती हैं, बस कह रही हूं। स्टेला एस्कोबेडो, आपके शानदार काम और आवाज के लिए धन्यवाद। मैं चाहती हूं कि सब उनकी आवाज को और बुलंद करें। वो खबरें रिपोर्ट करती हैं। धन्यवाद स्टेला, जो लोग भूल गए थे वो आप कर रही हैं। आपके अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद। हम आपकी आवाज को और बुलंद करेंगे ताकि उसे सुना जाए। धन्यवाद। धन्यवाद मेरी दोस्त।